दिन भर 28 मई दिन शुक्रवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। सीरिया में बशर अल असद चौथी बार बने राष्ट्रपति। विपक्ष ने रूस और ईरान को घेरा। पाकिस्तान में रहने वाले भारत में रहने वाले अपने परिजनों के लिए क्यों मांग रहे हैं दुआएं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? ये बीमारी की वजह से जो भी हालात चल रहे हैं ना, बहुत परेशान होती हूँ मैं कि अल्लाह मियां आप सबको महफूज रखे। और विवेचना में सुनिए 20 साल पहले नेपाल के राजमहल में क्या हुआ था। He came in carrying 2 guns, one in each hand. He was in full uniform with gloves, goggles, boots, everything. I said, isn't he a bit too old to dress up to show a couple of guns? And he was a bit of a show-off in that way. शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। इससे पहले कि इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, आपको याद दिला दें कि ये प्रोग्राम बीबीसी स्टूडियो से लाइव नहीं है और कुछ देर पहले हमने इसे रिकॉर्ड किया है। तो चलिए आज के दिन भर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। बशर अल असद, ये वो हैं जिन्होंने लगातार चौथी बार सीरिया की सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी है। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल की। बुधवार को हुए चुनावों में असद को 95.1% मत हासिल हुए। उन्हें चुनौती देने वाले 2 उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सालोम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए। सीरिया के विपक्षी दलों ने इस चुनाव को पाखंड बताया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कहा है कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। पूरा ब्यौरा सुनिए गुरप्रीत सैनी से। बशर अल असद ने नतीजों से पहले ही मतदान के दिन कह दिया था कि पश्चिम की प्रतिक्रिया उनके लिए 0 है। दमिश्क में अपना मत डालने के बाद असद ने कहा था कि सीरिया वैसा नहीं है जैसा वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक शहर दूसरे से लड़ रहा है, एक समुदाय दूसरे का विरोधी है, या जहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। आज हम चुनाव से ये साबित कर रहे हैं कि सीरिया की जनता एक है। सीरियाई राष्ट्रपति ने बुधवार को दमिश्क से सटे एक इलाके में मतदान के बाद ये कहा था, ये इलाका एक समय विद्रोहियों का गढ़ था जिसे 2018 में सीरियाई सेनाओं ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। तब वहां एक केमिकल हमला होने के भी आरोप लगे थे। सीरिया पिछले 1 दशक में संघर्ष से तबाह हो चुका है, जिसकी शुरुआत मार्च 2011 में हुई, जब वहां लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हुए, जिन्हें असद सरकार ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए दबाने की कोशिश की। इस संघर्ष में अब तक 3,88,000 लोगों की जान जा चुकी है। सीरिया के लगभग 60 लाख लोग अभी शरणार्थी बनकर विदेशों में रहने को मजबूर हैं। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों और विदेशों में कुछ सीरियाई दूतावासों में मतदान करवाए गए। सीरिया सरकार का कहना है कि चुनाव का होना ये दिखाता है कि सीरिया में सब सामान्य है और देश के भीतर और बाहर 1,80,00,000 लोग मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि देश में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले प्रांत इदलिब में चुनाव के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। वहीं निर्वासन में रह रहे देश के विपक्षी नेताओं ने इसे पाखंड बताया। सीरियन निगोशिएशन कमीशन के प्रवक्ता याहिया अल अफरीदी ने कहा कि ये चुनाव सीरियाई जनता का अपमान दिखाता है। उन्होंने कहा कि ये रूस और ईरान की सहायता से सरकार का राजनीतिक प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए लिया गया फैसला है। इससे जुल्म जारी रहेगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका ने मतदान से पहले एक संयुक्त बयान जारी कर इस चुनाव को अवैध बताया था और कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी के बिना ये ना स्वतंत्र होगा ना निष्पक्ष। बयान में कहा गया कि हम सीरियाई लोगों की आवाजों का समर्थन करते हैं, जिनमें वहां के नागरिक संगठन और विपक्ष शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को अवैध बताकर इसकी निंदा की है। सीरिया सरकार ने चुनाव ऐसे समय करवाए जब वो संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में एक नया संविधान का मसौदा बनाने के लिए काम कर रही है। इस नए संविधान का मुख्य मकसद यूएन की निगरानी में वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है, जिसमें लाखों शरणार्थियों समेत सभी सीरियावासी हिस्सा ले सकें। 55 वर्षीय बशर अल असद वर्ष 2000 से ही सीरिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। इससे पहले उनके पिता हाफिज अल असद ने सीरिया पर 1/4 सदी से ज्यादा वक्त तक राज किया था। सीरिया में इससे पहले 2014 में चुनाव हुए थे। तब वहां देश भर में लड़ाई छिड़ी हुई थी और विपक्ष ने चुनाव में शामिल होने से इनकार कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार संस्था गजा में इसराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष की जांच युद्ध अपराध के तौर पर करेगी। यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ये प्रस्ताव
24 के मुकाबले 9 मतों से पारित हुआ। 14 देश मतदान से बाहर रहे। मतदान न करने वालों में भारत भी शामिल है। इस सत्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य एकजुट रहे। OIC फलस्तीनियों के पक्ष में खुलकर खड़ा था। चीन, रूस और पाकिस्तान उन देशों में से हैं जिन्होंने इस्राएल के खिलाफ मतदान किया। भारत मतदान में शामिल नहीं हुआ। भारत के साथ 13 और देश मतदान से बाहर रहे। 24 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 9 देशों ने इस्राएल का साथ दिया। इस खबर के बाद अब पाकिस्तान भी कोरोना के कहर से जूझ रहा है। अब तक वहां 9 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कई पाकिस्तानियों ने भी भारत में रह रहे अपनों को कोरोना महामारी की वजह से खो दिया। सीमाएं बंद हैं, बात सिर्फ फोन पर हो पाती है, लेकिन अपनों के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। BBC संवाददाता शुमैला खान ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके कई रिश्तेदार भारत में रहते हैं। सुनिए पाकिस्तान से उनकी ये रिपोर्ट पायल भुयन की आवाज में। भारत में कोरोना का कहर अब भी जारी है। कोरोना से अब तक 3,15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी की वजह से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर बंद है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? ये बीमारी की वजह से जो भी हालात चल रहे हैं ना, बहुत परेशान होती हूँ मैं कि अल्लाह मियां आप सबको महफूज रखे। पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे अपनों के लिए दुआ कर रहे हैं। 10 साल पहले सुबिया अली शादी करके कराची चली आई थी। वो उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद की रहने वाली हैं। काफी परेशानी होती है सोच के कि अल्लाह ना करे कभी कोई घर में केस हो तो मैं तो जा भी नहीं सकती ऐसे हालात। बहन भाई हैं, दोस्त हैं, याद आते क्योंकि बॉर्डर बंद है ना अभी, और पता नहीं कि कब खुलेगा। तो सोचती हूँ कि मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। मेरी दादी की डेथ हुई थी, उस वक्त भी मैं तड़प के रह गई थी, नहीं जा पाई थी। मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी। दोनों ही देशों में रहने वाले कई लोगों के करीबी रिश्तेदार सरहद के आर पार रहते हैं, जिनकी उनसे बस फोन पर ही बात हो पाती है। देवजी की 3 बेटियों की शादी भारत में हुई थी, जिनमें से 2 बेटियां अब गुजरात के केंजार कच्छ में और 1 राजकोट में रहती है। मेरी बच्चियों को कोरोना भी हो गया तो मैं जा तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि बॉर्डर भी बंद है, वीज़ा भी नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पर परेशान हो जाऊँगा। बातें तो खैर होती रहती है हमारी, हर वक्त मुझे यही डर खौफ लगा रहता है कि मेरी बच्चियों का क्या हाल होगा वहाँ पर। हुमा महेश्वरी 10 साल पहले शादी करके पाकिस्तान आ गई थी, जिसके बाद वो फिर कभी भारत नहीं आ पाई। वो राजकोट में नर्स थी। वो अपने माता पिता से मिलना चाहती हैं और कोरोना के इस मुश्किल दौर में वहाँ रहकर लोगों की मदद करना चाहती हैं। मैं जा तो सकती नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ। मैं पहले तो अपने अम्मी अब्बू से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि अब जो मेरे अब्बू की कंडीशन है ना, वो यूँ समझें वो चल भी नहीं सकते। फिक्र यही होती है पता नहीं कैसे होंगे वहाँ पर, ठीक होंगे नहीं। और अब तो फेस टू फेस मोबाइल में चल रहा है तो इतनी थोड़ी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उनकी टेंशन दिखती है फेस पे। अब बात भारत की। बिहार के पूर्णिया में मझवा की महादलित बस्ती के लोगों के लिहाज से बीता पूरा हफ्ता अनिश्चितताओं से भरा रहा। 19 मई की रात यहां अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले दर्जनों लोगों ने कथित तौर पर महादलित बस्ती के लोगों पर हमला किया, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद ये लगता है कि पूरा मामला जमीन के झगड़े का है। पूर्णिया से विष्णु नारायण की रिपोर्ट सुनिए नवीन नेगी से। बिहार के पूर्णिया जिले का 22 ब्लॉक इन दिनों सुर्खियों में है। इस ब्लॉक के मझवा गांव के महादलित टोले में 19 मई की रात की गई आगजनी और मारपीट इसकी वजह है। आरोप हैं कि सैकड़ों उपद्रवियों ने रात में कुछ घरों पर अचानक हमला बोल दिया। इस दौरान आगजनी में करीब 13 घर बुरी तरह प्रभावित हुए। घटना में एक शख्स की मौत हो गई और कुछ लोग जख्मी हो गए। इस आगजनी की घटना में चोटिल हुई एक महिला लक्ष्मी देवी कहती हैं, उसने जबरदस्त घर ढुक गया मारने के लिए। उन लोग वहाँ निकल गया, भाग गए वहाँ से जबरदस्ती। उन लोग 4 ली चैन से मारा, तलवार से मारा। अब भागने लगा, कहीं ससुर लागेंगे। वो लोग बात नहीं माना, चचा कहेंगे रेप करेंगे, बोले नहीं छोड़ेंगे तुमको, बोले
भाग लेने गए सो पीट पीट के मारने लगा वो, जेवर गना था सब छीन लिया। लक्ष्मी के पति अशोक बताते हैं कि आगजनी की घटना में उनकी रोजी रोटी से जुड़ी साइकिल भी जला दी गई। एक तरफ से आग लगाया, एक तरफ से घर जलाया, पेट्रोल छिड़ते गया, आग लगाते गया। उसके बाद मेरा पत्नी घर में साथ सो के, उसको ही कुछ आदमी खूब मारपीट किया। जो मेरा एक साइकिल दुकान था, जो उसके लिए हम रोजी रोटी करके खाते थे हम सर, उसको भी जला डाला सर। बायसी के स्थानीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद इस घटना को आपसी भूमि विवाद का मामला बताते हैं। ये मामला मुख्यतः भूमि विवाद से संबंधित है और यहाँ के जो महादलित परिवार हैं, इन लोगों को रहने सहने बसने का जो समस्या चल रहा था, इसमें प्रशासन की निष्क्रियता रही। अगर प्रशासन के लोग सक्रिय होते तो आज इस प्रकार की घटना नहीं घटती। एक बुजुर्ग लोगों की हत्या कर दी गई और स्थानीय चौकीदार घायल हैं और अपराधी अभी पकड़ से बाहर है। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो। संप्रदाय कहीं से नहीं है। हम लोग की हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब है, आज भी वो हमारा अंग है, मैं उसका अंग हूँ। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। खपरा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार यादव के अनुसार इलाके में कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। देखिए, 2-4 आदमी ऐसे हैं जो समाज में तनाव कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि वो 2-4 आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पूर्णिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल कुमार कहते हैं कि यह मामला सांप्रदायिक हिंसा का नहीं बल्कि जमीनी विवाद का है। 19 तारीख की रात्रि में यहाँ आगजनी की गई थी। इसमें 13 घरों में आग लगाई गई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी। उसमें तुरंत गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी इस कांड में हुई है और जो प्रशासनिक स्तर पे राहत और मुआवजा का कार्य है वो नेक्स्ट डे से ही शुरू किया गया था। यहाँ पे कम्युनिटी किचन भी शुरू किया गया था एंड जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है उसके तहत सभी 13 परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से जो दिया गया है। कम्प्लीटली ये लैंड डिस्प्यूट है और जैसा आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, दोनों स्थानीय हैं। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच एक जंग सी छिड़ी हुई है, जहां सरकार ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने नए दिशा निर्देश मानने के लिए कह रही है। वहीं ये कंपनियां लोगों के बीच निजता के अधिकार और देश में अभिव्यक्ति की आजादी के हनन को वजह बताकर इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही। तो दरअसल ये पूरा मामला है क्या? सुनिए BBC संवाददाता राघवेंद्र राव से। पिछले मंगलवार 25 मई को भारत में ऐसी अटकलें जोरों पर थीं कि आधी रात के बाद देश में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे। ये अटकलें बेवजह नहीं थीं। दरअसल केंद्र सरकार ने फरवरी में जिन नए सोशल मीडिया दिशा निर्देशों को लागू किया था, उन पर अमल करने की समय सीमा 25 मई की रात को खत्म हो रही थी और बहुत सी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज ने तब तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया था। उसी दिन मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के नए सोशल मीडिया गाइडलाइंस को चुनौती देते हुए एक केस दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन नियमों के तहत अगर वो एन्क्रिप्टेड संदेशों तक पहुंच प्रदान करते हैं तो उससे लोगों के निजता के अधिकार का हनन होगा। गौरतलब है कि फरवरी में जारी किए गए इन निर्देशों में कहा गया है कि 50 लाख से अधिक उपभोक्ता वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी चैट या संदेश की उत्पत्ति की पहचान हो सके। व्हाट्सएप ने कहा है कि मैसेजिंग ऐप से चैट को ट्रेस करने को कहना उस कंपनी को ऐसा कहने के बराबर है कि वो हर एक संदेश का फिंगरप्रिंट रखें। ऐसा करने से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा और मौलिक रूप से लोगों के जो निजता के अधिकार हैं वो कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कंपनी का कहना है। एक दूसरा मसला जो साथ ही साथ बहुत तूल पकड़ता दिख रहा है वो भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से जुड़ा हुआ है। पात्रा की एक ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम से लेबल कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम इस शिकायत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्विटर के दफ्तरों में पहुंच गई। तो अब इल्जाम ये लग रहा है कि क्या सरकार आलोचना या सहमति को कुचलने के लिए इन सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर दबाव बना रही है? ये सवाल बहुत लाजमी है क्योंकि जिस तरह का वाद विवाद सरकार और इन सोशल मीडिया कंपनीज के बीच में चलता दिख रहा है, उससे ये बहुत साफ है कि दोनों के बीच ये बहस बहुत जल्द थमने वाली नहीं है। भारत सरकार ने इस साल फरवरी में ये नए नियम अधिसूचित किए थे। उस समय सरकार ने कहा था कि ये नियम
जो यूजर्स हैं उनकी शिकायतों के निवारण के लिए हैं और उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामले में जवाबदेही मांगने के लिए उन्हें बहुत हद तक सशक्त बनाएंगे। इन नियमों को बनाने के पीछे सरकार ने अपनी ये मंशा बताई थी कि हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही परेशान करने वाले घटनाक्रम देखे हैं और फर्जी खबरों के लगातार प्रसार की वजह से इस तरह के नियमों का होना जरूरी है, जहां पे फर्जी खबर कहां से शुरू हुई ये पता लगाया जा सके और इससे जांच एजेंसियों की मदद की जा सके। राघवेंद्र राव, बीबीसी न्यूज, दिल्ली। और कार्यक्रम में अब वक्त है विवेचना का। 20 साल पहले 1 जून 2001 को नेपाल के युवराज दीपेंद्र ने अपने पूरे परिवार को गोली से उड़ा दिया था। उस दिन नारायण हिती महल में क्या क्या हुआ था, सुनिए रेहान फजल से विवेचना में। 1 जून 2001 की शाम नेपाल नरेश के निवास स्थान नारायण हिती महल के त्रिभुवन सदन में एक पार्टी होने वाली थी और उसके मेजबान थे युवराज दीपेंद्र। कमीज और पतलून पहने हुए युवराज दीपेंद्र अपने एडीसी मेजर गजेंद्र बोहरा के साथ शाम 6:45 पर ही बिलियर्ड्स रूम पहुंच चुके थे। मेजर बोहरा के साथ कुछ देर उन्होंने बिलियर्ड्स के कुछ शॉट्स की प्रैक्टिस की थी। पार्टी में सबसे पहले पहुंचे थे महाराजा बीरेंद्र के बहनोई और भारतीय रियासत सरगुजा के राजकुमार रह चुके महेश्वर कुमार सिंह। थोड़ी देर में लाल साड़ी पहने महारानी ऐश्वर्य और महाराजा बीरेंद्र की तीनों बहनें राजकुमारी शोभा, शांति और शारदा भी पहुंच गईं। करीब 7:40 पर दीपेंद्र के चचेरे भाई पारस अपनी मां राजकुमारी कोमल, बहन प्रेरणा और पत्नी हिमानी के साथ वहां पहुंचे। महाराज बीरेंद्र को आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि वो एक पत्रिका के संपादक माधव रिमाल को इंटरव्यू दे रहे थे। इस बीच महाराज की मां अपनी मर्सिडीज में पहुंची। वो बिलियर्ड्स रूम से सटे एक छोटे से कमरे में सोफे पर जाकर बैठ गई। कुछ ही मिनटों बाद बिलियर्ड्स रूम का दरवाजा खुला और महाराजा बीरेंद्र अंदर दाखिल हुए। वो कार से आने के बजाय अपने दफ्तर से पैदल चलकर वहां पहुंचे थे। उनके एडीसी सुंदर प्रताप राणा उन्हें दरवाजे तक छोड़कर चले गए क्योंकि वो एक निजी पार्टी थी और वहां बाहरी लोगों को रहने की अनुमति नहीं थी। महाराजा सीधे अपनी मां के पास गए। इस बीच लोगों ने देखा कि दीपेंद्र जैसे अचानक नशे में आ गए हों। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उन्हें खड़े होने में दिक्कत होने लगी। मिनटों में वो नीचे गिर गए। इससे पहले कि महाराज बीरेंद्र बगल वाले कमरे से बिलियर्ड्स रूम में घुसते, पारस, राजकुमार निराजन और डॉक्टर राजीव शाही ने भारी भरकम दीपेंद्र को उनके हाथ और पैरों को पकड़े हुए उठाया और उनके शयन कक्ष में ले जाकर उन्हें जमीन पर बिछे गद्दे पर लिटा दिया। उन्होंने शयन कक्ष की बत्तियां बुझाईं और वापस पार्टी में लौट आए। जोनाथन ग्रेगसन अपनी किताब मैसेकर एट द पैलेस में लिखते हैं, कमरे में अकेला छोड़ दिए जाने के बाद दीपेंद्र बाथरूम में गए और वहां उन्होंने उल्टी की। उन्होंने फिर एक सैनिक वर्दी पहनी, उसके ऊपर उन्होंने काले मोजे, एक जैकेट, सैनिक बूट और काले चमड़े के दस्ताने पहने। इसके बाद उन्होंने अपनी पसंदीदा 9mm पिस्टल और MP5 के सब मशीन गन और कोल्ट M16 राइफल उठाई और बिलियर्ड्स रूम की तरफ चल पड़े। बिलियर्ड्स रूम के मध्य में कुछ महिलाएं बात कर रही थीं। अचानक उनकी नजर सैनिक यूनिफॉर्म पहने युवराज दीपेंद्र पर पड़ी। महाराज बीरेंद्र की चचेरी बहन केतकी चेस्टर ने बीबीसी को बताया, He came in carrying 2 guns, one in each hand. He was in full uniform with gloves, goggles, boots, everything. जब वो अंदर आए तो उनके दोनों हाथों में एक एक बंदूक थी। वो पूरी सैनिक वर्दी में थे। उन्होंने काला चश्मा भी पहन रखा था। मैंने अपने पास खड़ी महिला से कहा कि युवराज दीपेंद्र अपने हथियारों को शो ऑफ करने आए हैं। उस समय तक नेपाल नरेश बिलियर्ड्स रूम में आ चुके थे। उनके हाथ में कोक का एक गिलास था क्योंकि उनके डॉक्टर ने उनके शराब पीने पर पाबंदी लगा रखी थी। दीपेंद्र ने अपने पिता की तरफ देखा। उस समय उनके चेहरे पर किसी भाव का नामो निशान नहीं था। अगले ही सेकंड
उन्होंने अपने दाहिने हाथ से जर्मनी में बनी अपनी MP5 के सब मशीन गन का ट्रिगर दबाया। उसकी कई गोलियां छत पर लगी और उसका कुछ प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर गया। कुछ सेकंड तक सभी मेहमान उसी जगह खड़े रहे जहां वो खड़े थे, मानो दीपेंद्र के अगले कदम का इंतजार कर रहे हों। उन्हें लगा कि दीपेंद्र कोई खेल खेल रहे थे और गलती से उनकी बंदूक से गोली निकल गई थी। जोनाथन ग्रेगसन अपनी किताब मैस्कर एट द पैलेस में लिखते हैं, शुरू में नेपाल नरेश बिलियर्ड्स की मेज के बगल में बिना हिले डुले खड़े रहे। फिर उन्होंने दीपेंद्र की तरफ एक कदम बढ़ाया। दीपेंद्र ने बिना कोई शब्द कहे बीरेंद्र पर 3 गोलियां चलाईं। कुछ देर तक वो खड़े रहे, यहां तक कि उन्होंने स्लो मोशन में अपना गिलास मेज पर रखा। इस बीच दीपेंद्र मुड़े और बिलियर्ड्स रूम से निकलकर गार्डन की तरफ चले गए। 3 सेकंड बाद लोगों को एहसास हुआ कि दीपेंद्र की गोली महाराज बीरेंद्र की गर्दन के दाहिने हिस्से में लगी है। केतकी चेस्टर बताती हैं कि हम देख सकते थे कि महाराज शॉक में थे। वो करीब करीब स्लो मोशन में नीचे गिरे थे। इस बीच नेपाल नरेश के दामाद कैप्टन राजीव शाही ने अपने ग्रे रंग के कोट को उतारकर महाराज की गर्दन पर लगा दिया ताकि उससे निकलने वाले खून को रोका जा सके। बीरेंद्र तब तक बेहोश नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी दूसरी चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजीव पेट में भी। तभी महाराज बीरेंद्र ने अपना सिर उठाने की कोशिश की और नेपाली में बड़बड़ाए, के कार देखो, यानी तुमने क्या कर दिया। ये उनके आखिरी शब्द थे। तभी दीपेंद्र ने कमरे में दोबारा प्रवेश किया। तभी दीपेंद्र के प्रिय चाचा धीरेंद्र ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। केतकी चेस्टर बताती, And he said, okay, that's enough. You've done enough damage. And he was at the point of taking the gun from him when Dipendra shot Dhirendra. अचानक महाराज वीरेंद्र के छोटे भाई धीरेंद्र शाह ने दीपेंद्र को रोकते हुए कहा, बाबा अब बहुत हो चुका, अपनी बंदूक मुझे दे दो। दीपेंद्र ने बहुत नजदीक से उन पर गोली चलाई और वो उड़ते हुए दूर जा गिरे। उसके बाद तो दीपेंद्र का अपने ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। वो हर किसी पर गोली चलाने लगे। राजकुमार पारस ने चिल्लाकर कहा कि सब लोग सोफे की आड़ ले लें। केतकी को खुद भी गोली लगी। एक गोली महाराजा ज्ञानेंद्र की पत्नी और पारस की मां को लगी और उनके फेफड़ों को पार कर गई। दीपेंद्र ने अपने पिता पर फिर गोली चलाई। इस बार गोली महाराज बीरेंद्र के सिर को पार कर गई। उनकी खून से सनी टोपी और चश्मा नीचे गिर गए। वो औंधे मुंह गिरे हुए थे और उनके पैर बार की तरफ थे। केतकी वो दृश्य अभी भी नहीं भूल पाई है जब दीपेंद्र ने आकर अपने घायल पिता को अपने पैरों से ठोकर मारी थी। केतकी याद करती है, The image that's really stuck is the one in which he came and kicked his father to make sure he was dead. All traditions, all people respect their dead. वो दृश्य मेरी आंखों में हमेशा के लिए अंकित हो गया था जब दीपेंद्र ने करीब करीब मर चुके अपने पिता को अपने पैरों से ठोकर मारी थी, ये देखने के लिए कि वो मर चुके हैं या जीवित हैं। हर संस्कृति में मृत व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। गोली मारने से ज्यादा एक हिंदू व्यक्ति द्वारा अपने पिता के शव को ठोकर मारने के दृश्य ने मुझे धक्का पहुंचाया। नारायण हिती महल के त्रिभुवन भवन में नेपाल नरेश और शाही परिवार के 12 अन्य लोग या तो मारे जा चुके थे या घायल थे। 3 से 4 मिनट के बीच गोलीबारी खत्म हो गई। इस बीच दीपेंद्र फिर बिलियर्ड्स रूम के बाहर निकले और फिर गार्डन में चले गए। महारानी ऐश्वर्य उनके पीछे पीछे दौड़ी। राजकुमार निराजन भी उनके पीछे गए। थोड़ी देर बाद 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। नीलेश मिश्रा अपनी किताब एंड ऑफ द लाइन में लिखते हैं, रसोई घर से एक नौकर शांता कुमार खड़का ने महारानी ऐश्वर्य के जीवन के अंतिम क्षणों को देखा। रानी ने सीढ़ियां चढ़कर दीपेंद्र के शयन कक्ष की तरफ जाने की कोशिश की। वो नेपाली में जोर जोर से चिल्ला रही थीं। उन्होंने 7 सीढ़ियां चढ़ी होंगी कि एक गोली उनके सिर को पार कर गई। वो संगमरमर की सीढ़ियों पर गिरी। उनको पीछे से गोली मारी गई थी और वो दीपेंद्र की अंतिम शिकार थीं।
इसके बाद दीपेंद्र गार्डन में एक छोटे तालाब पर बने ब्रिज पर गए। वहां पर वो पागलों की तरह 1 या 2 बार चिल्लाए और फिर आखिरी गोली की आवाज सुनाई दी। वो पीठ के बल गिरे। एक गोली उनके सिर को पार कर गई थी। उनके बाएं सिर पर कान के पीछे गोली घुसने का 1 सेंटीमीटर लंबा निशान था। उनके दाहिने सिर में कान के ऊपर गोली बाहर निकलने का भी निशान था। दोनों चोटों से खून बह रहा था, लेकिन दीपेंद्र अभी भी जीवित थे। उधर महाराजा बीरेंद्र भी इतनी गोलियां लग जाने के बावजूद अभी जीवित थे। जब उनके एडीसी ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए जैगुआर कार की पिछली सीट पर लेटाया तो उनके दोनों कानों से खून निकल रहा था। उनकी नाड़ी करीब करीब जा चुकी थी, लेकिन उनके हाथ में थोड़ी हरकत थी। उनकी कार के पीछे चल रही टोयोटा में महारानी ऐश्वर्य का शरीर था। जब ये दोनों कारें अस्पताल पहुंची उस समय रात के 9:15 बजे थे। थोड़ी देर में नेपाल के सर्वश्रेष्ठ न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन और हृदय विशेषज्ञ अस्पताल पहुंच गए थे। रानी को कार से उतारते ही मृत घोषित कर दिया गया। युवराज दीपेंद्र ने उस दिन अपने परिवार के इतने लोगों को मारा था कि अस्पताल के ट्रॉमा हॉल की सभी पलंगें भर गई थी। जब दीपेंद्र को स्ट्रेचर पर अंदर लाया गया तो उनके लिए कोई खाली बेड नहीं बची थी। उनको जमीन पर बिछाए गए गद्दे पर रखा गया। मिनटों में दीपेंद्र को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अगले दिन छपने वाले अखबारों में इस दिल दहला देने वाली घटना का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इस खबर को दबाए रखने का प्रयास सफल नहीं हो सका। इस घटना को कवर करने के लिए 2 जून 2001 को 10 बजे सुबह मैं दिल्ली से काठमांडू पहुंच गया था, लेकिन तब तक नेपाल के लोगों को इस हत्याकांड की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। नेपाल रेडियो ने हत्याकांड के 14 घंटे बाद दोपहर 11 बजे कार्यक्रम रोककर ऐलान किया कि कल रात 9:15 बजे महाराजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह का निधन हो गया। उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र को अगला महाराजा धीराज घोषित किया जाता है। क्योंकि वो अभी शासन करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनकी जगह राजकुमार ज्ञानेंद्र रीजेंट की तरह काम करेंगे। लेकिन नेपाल वासियों को ये नहीं बताया गया कि महाराज बीरेंद्र की मृत्यु कैसे हुई। आखिर दीपेंद्र ने महाराजा बीरेंद्र पर गोली क्यों चलाई? बीबीसी ने यही सवाल पूछा दीपेंद्र की बुआ केतकी चेस्टर से। केतकी का जवाब था, He wanted to marry this girl. It wasn't taken kindly by his mother or his grandmother. वो एक लड़की से शादी करना चाहते थे। उनकी दादी और उनकी माँ को ये पसंद नहीं था। उनको खर्च करने के लिए उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितना वो चाहते थे। उसकी वजह से उन्होंने अपना आपा खो दिया। 2 जून 2001 को दोपहर 4 बजे जब राज परिवार की शव यात्रा शुरू हुई तो पूरा काठमांडू जैसे सड़कों पर उतर आया। देश के हजारों लोगों ने महाराज के सम्मान में अपने सिर मुंडवा दिए। नाइयों ने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया। शाम के धुंधलके में राज परिवार के एक सदस्य दीपक विक्रम ने आर्य घाट पर सभी चिताओं को आग लगाई। युवराज दीपेंद्र को कभी होश नहीं आया। 4 जून 2001 की सुबह 3:40 पर उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। लगभग 54 घंटे तक नेपाल पर उस व्यक्ति का राज रहा जो बेहोश था और उस पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप था। उनके मरने के बाद नेपाल नरेश बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र 3 दिनों के अंदर नेपाल के तीसरे राजा बने। लेकिन नेपाल की राजशाही इस झटके से कभी उबर नहीं पाई और 2008 में नेपाल ने राजशाही को त्याग कर गणतंत्र का रास्ता चुना। रेहान फजल, बीबीसी, दिल्ली। और अब दिन भर का ये अंक यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आज इस प्रोग्राम का तकनीकी पक्ष संभाला था राजेश चौहान ने। कल बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ,
कल का विषय होगा कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने से क्यों कतरा रहे हैं लोग। तो कल तक के लिए आपसे विदा, नमस्कार।